नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विश्वास का बंधन का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इधर सुबह का उगा सूरज अब ढलने लगा था। गोधुल बेला में सारे पशु पंछी अपने अपने घरों को लौट रहे थे। चरवाहों के पालतू जानवरों की आवाज से वातावरण में एक कोलाहल सा छाया हुआ था। इस संध्या के समय भारती अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। वो घूंघट की ऊंट से अपनी ससुराल के रास्ते को शायद अंतिम बार देख रही थी। इस गांव में वो अब बड़े ही अरमानों और सपनों की पिटारी लिए आई थी। उस वक्त उसे पता नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद की पहचान छुपा करके उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। अपनी लंबी घूंघट की ऊंट से वो चारों तरफ मुड़ मुड़ करके देखे जा रही थी। उसके आंसुओं की धारा बह करके अब आंचल भिगोने लगी थी। वो तीनों अस्पताल से छुप करके निकल आए थे और अब एक पेड़ की ऊंट में छुपे थे। उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए रिक्शे की जरूरत थी। जुगल रिक्शे वाले को ढूंढने गया था। दीदी, आप मत रोइए, अभी आप बहुत कमजोर हैं। अगर आप रोएंगी तो फिर बच्चे को कैसे संभाल पाएंगी। खुद को मजबूत बनाओ दीदी। इस मुसीबत के वक्त में साहब जी आपके साथ नहीं हैं, इसलिए सब कुछ आपको खुद ही करना है। मालती उसके भीगते आंचल को देख करके समझाने लगी थी। हाँ मालती, मैं नहीं रोऊंगी। मुझे अपने बेटे और पति को बचाना है। मैं बहुत मजबूत औरत हूँ और मैं सब कुछ कर लूंगी, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली थी। उसी समय जुगल रिक्शा लेकर के आ गया था। उसने मालती और भारती को रिक्शे पर बैठाया और खुद साइकिल से चल पड़ा था। वो तीनों भगवान से कौशल की सलामती की प्रार्थना करते हुए स्टॉप पर पहुंच गए थे। बिटिया, तुम अंदर जाओ, हम लोग रास्ते के लिए कुछ खाना खरीद लेते हैं, जुगल बोले थे। वो सर हिलाती अंदर चली गई थी। मालती और जुगल सड़क किनारे बिक रहे पूरी सब्जी खरीदने लगे थे। जुगल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभा के चारों गुंडे साथ गांव घूमने निकले। जुगल जी की नजर उन दोनों पर पड़ी थी। ओ मैं इसे नाश्ता कराने लाया था। वो सामने जुगल जी को देख करके डर के मारे हकलाते हुए बोला था। तू इसे लेकर के घूम रहा है और भारती अस्पताल में अकेली है, उसका ख्याल कौन रखेगा? वो जोर से डपट करके बोले थे। साहब, बिटिया के लिए भी खाना ले लिया हूँ, अब हम दोनों जाते हैं। वो मालती का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने लगा था। अपनी सीट पर बैठी भारती खिड़की से सब कुछ देख रही थी। वो डर से थरथराती लंबा सा घूंघट निकाल ली थी ताकि वो लोग उसे देख ना सकें। ए रुक, तू यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? घर क्यों नहीं गया खाना लेने? जुगल जी ने उसे आवाज देते हुए रोका था। वो दोनों दौड़ पड़े थे। उन दोनों को पकड़ो, वो चिल्ला करके गुंडों से बोले थे। वो चारों दौड़ पड़े थे। वहां खड़े सारे यात्रियों में खुसुर फुसुर होने लगी थी। बोल साले, कहाँ भाग रहा था? ये क्या पूछ रहे हैं, जवाब दे। एक गुंडा जुगल को मारते हुए पूछ रहा था। उन दोनों को वो चारों पकड़ करके जुगल जी के पास ले आए थे। सच बोल जुगल, वरना ये चारों तुम दोनों को मार मार करके भुर्ता बना देंगे। जुगल जी गुस्से से बोले थे। मालिक, मैं सच ही बोल रहा हूँ। भारती बिटिया को यहीं का खाना चाहिए था, इसलिए आना पड़ा था। जुगल बात संभालते हुए बोला। चल, तू बोल रहा है तो मान लेता हूँ। अब तू अस्पताल जा और उसका ध्यान रख। मैं मालती को घर ले जाता हूँ, ये वहाँ काम करेगी, हम सब आते हैं। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले थे। अब मैं क्या करूं? अगर बस की तरफ जाता हूं तो चाचा जी और गुंडे मुझे पकड़ लेंगे, और नहीं जाऊंगा तो भारती बिटिया मेरा इंतजार करती रहेगी। जुगल सोचने लगा था। मालती के तो डर के मारे पसीने निकलने लगे थे। क्या सोचने लगा जुगल? चल गाड़ी में आ जा, मैं ही तुझे अस्पताल तक छोड़ देता हूँ। चाचा जी फिर बोले थे। उन्हें जुगल के व्यवहार से शक होने लगा था। उसका बार बार पसीना पोंछना भी उनके शक को हवा दे रहा था।
नहीं नहीं साहब, मेरे पास साइकिल है, आप मालती को घर ले जाइए, मैं अस्पताल जाता हूँ। वो बेबसी से मालती को देखता मुड़ गया था। उसने एक चोर सी नजर बस पर डाली और अपने साइकिल से अस्पताल की तरफ चल पड़ा था। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू छलक पड़े थे। वो तो चला गया, अब हम लोग भी घर चलते हैं। मालती गाड़ी में बैठो। जुगल के दूर जाने पर चाचा जी उससे बोलते जीप में बैठ गए थे। मालती बस को देखने लगी थी, अब चलने को तैयार थी। उसका दिल भर आया था पर वो मना नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी चल पड़ी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? चाचा जी तो मेरे आखिरी सहारा को भी छीन लिए। न जाने अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? भारती घूंघट के अंदर रोती सोचने लगी थी। बस कहाँ जा रही थी उसे पता भी नहीं था। वो अपने नन्हे से बच्चे को सीने से चिपकाए आंसू बहाती रही थी। बस स्टॉप के कुछ लोग आगे जा करके दुकान के पीछे छिपा जुगल चाचा जी को गाड़ी जाने के बाद निकाले थे। मुझे कुछ करना होगा। भारती बिटिया को मैं बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। वो बड़बड़ाते हुए साइकिल को स्टॉप की तरफ दौड़ाने लगा था। भाई जी, यहाँ जो बस खड़ी थी कहाँ गई? उसमें मेरी बेटी बैठी थी। मैं खाना लेने घर गया था। वो हाँफते हुए वहां पहुंच करके दूसरे बस के कंडक्टर से पूछ रहा था। ये बस तो शहर से आगे दूसरे शहर गई है, वो बताता आगे बढ़ गया था। भाई जी, भाई ये तो बता दीजिए कि बस आगे कहाँ जा करके रुकेगी? जुगल जल्दी से बोला था। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे नया गांव है, वहीं पर बस आधे घंटे रुक करके सवारी लेगी, वो आदमी बोल करके चला गया था। हे प्रभु, बिटिया की रक्षा करना। वो तेजी से सड़कों पर साइकिल दौड़ाने लगा था। बस का सड़क पर दूर दूर तक कोई पता नहीं था। जुगल हार ना मानते हुए आगे बढ़ता ही गया था। आखिरकार नया गांव पर रुकी बस उसे दिखाई दी थी। वो साइकिल फेंकता भागा था। बिटिया बिटिया, कहाँ है तू? रूंधे हुए स्वर में पुकारता वो बस में दंदनाता हुआ घुसा था। चाचा, भारती की रोती आवाज एक सीट से आई थी। जुगल लपक करके उसके पास गया था। उसके बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। जुगल नीचे में ही बैठ गया। उसकी सांसें धौंकनी की रफ्तार से चल रही थी। बहन जी, एक घूंट पानी मिलेगा? भारती बगल वाली औरत से बोतल मांग करके जुगल को दी थी। वो गटगटा करके पीने लगा था। जिन सबको चाय नाश्ता करनी हो नीचे उतर करके कर लो, बस अभी यहाँ आधे घंटे रुकेगी। बस का कंडक्टर नीचे से चिल्ला करके बोलने लगा। चाचा नीचे चलो, मुझे चाय पीनी है। भारती के कहने पर दोनों नीचे उतर गए थे। लो बिटिया, चाय पियो। जुगल 2 कप लिए बस के किनारे बैठी भारती के पास चला आया था। चाचा, आप क्यों चले आए? मालती को तो चाचा जी अपने साथ ले गए हैं, और अगर आप नहीं जाइएगा तो वो लोग उनको और मालती दोनों को मार डालेंगे। वो चाय का कप बिना पिए बगल में रख करके रो दी थी। जुगल बच्चे को गोद में लिए बैठा था। उसको रोते देख करके सोच में पड़ गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो धीरे से बोला, जिसे भारती सुन भी नहीं पाई थी। उनकी आंखों में आंसू फिर से छलक उठे थे। चाचा, आपको वापस जाना पड़ेगा और उन दोनों को बचाना होगा। आप मेरे बारे में झूठ बोल दीजिएगा कि मैं उनसे रोशन के वापस न लाने के कारण नफरत करने लगी थी। इसी कारण आधी रात को अपना बच्चा लेकर के भाग गई। आप उसके साथ रहिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। भारती अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती बोली थी। वो भारती को एक टुक देखने लगा था। चाचा, मेरे पास मेरा बेटा है ना, मैं खुद को और इसका ध्यान रख लूंगी। अभी वहां पर आपकी ज्यादा जरूरत है, वरना वो विभा उन्हें बहुत मारेगी। वो रूंधी आवाज में बोली थी। पर बिटिया, साहब जी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वहां जो होगा देखा जाएगा। पर मैं यहाँ से वापस जा करके साहब जी को धोखा नहीं दे सकता। जुगल रोने लगा था। अब उसे मालती के साथ कौशल की भी चिंता सताने लगी थी। उसी वक्त बस के खलासी ने सबको अंदर बैठने को कहा था। जुगल उठ करके भारती का हाथ पकड़ करके बस के गेट तक ले आया था। वो अपना चेहरा घूंघट में ही छिपाए थी। चाचा, मेरा और आपका साथ यहीं तक था। अब आप वापस जाइए और मेरे पति को बचाने के लिए अपने पति होने का धर्म भी निभाइए। मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इस बच्चे को पा करके मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ।
जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोगों से मिलने घर आ जाऊंगी। उस वक्त तक मेरे पति की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। वो बच्चे को उनके गोद से लेते हुए बोले थे, आपको मेरी कसम है चाचा, अब आप वापस चले जाइए वरना वो लोग उन्हें मार डालेंगे। वो रोती बस पर चढ़ने लगी थी। जुगल फूट फूट करके रोने लगा था। रुको बिटिया, उसने भारती को आवाज दी थी, ये चढ़ना है तो चढ़ो ऊपर, वरना हटो यहाँ से, बस खुल रही है। कंडक्टर जुगल को धकेलते हुए बोला था। भारती अभी भी वहीं खड़ी थी और रोती जा रही थी। भाई जी बस 2 मिनट। वो अपने जेब से एक कागज निकाल करके ऊपर चढ़ा था। लो बिटिया, ये मेरी मरी बेटी के पति का पता है, तू उनको फोन कर लेना और मेरा नाम बताना। वो बहुत अच्छे हैं, तुमको जरूर आसरा देंगे। मैं समय देख करके उनसे बात कर लूंगा। मैं साहब जी का ध्यान रखूंगा और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। तुम अपना और हमारे छोटे बाबा का ध्यान रखना। भारती से बोलते हुए बच्चे और उसके सर को सहलाते हुए जुगल नीचे उतर गया था। भारती सीट पर बैठ करके खिड़की से बाहर सर निकाल करके देखी तो वो नीचे जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। उसकी भी रुलाई फूट पड़ी थी। चाचा सबके साथ अपना भी ख्याल रखना। जुगल ने सर हिला करके हाँ कहा था। बस चलने लगी थी। उसने हाथ हिला करके भारती को अंतिम विदाई दी थी। इधर मुन्ना, उसे ले करके आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। सुबह होते ही सब लोग चाय पी चुके थे और अब तैयार हो करके अस्पताल जाने वाले थे। ए, तू भी चल हमारे साथ। विभा चाय के जूठे बर्तन ले जाती मालती से बोली थी। उसके हाथ थरथरा उठे थे। सारी कपें हिलने लगी थी। तुझे क्या हुआ? जा इसे रख करके आ। चाची मालती से नाराज होती बोली थी। वो रसोई में जा करके बेआवाज रोने लगी थी। कौशल को उन चारों ने खींच करके कमरे से निकाला था। मालती को देखते ही वो घबरा गया था। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं रात में ले आया था, चाचा जी बोले थे। मालती चुप ही रही थी। चाची और एक आदमी घर पर ही रहा, बाकी सब गाड़ी में बैठ करके निकल गए थे। मालती सबकी नजरें बचा करके अपने आंसू पोंछे जा रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि अस्पताल में क्या होने वाला है। कौशल सर झुका करके सोच में डूबा था। उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अस्पताल जा करके सबको जुगल भारती के कमरे के बाहर जमीन पर चादर बिछाए सोता मिला था। ए उठ, हमें भारती के पास ले चल। जुगल जी ने उसे पैरों से मार करके जगाया था। साहब, आप लोग इतनी सुबह आ गए? अभी तो बिटिया सोई होंगी। अच्छा रुकिए, मैं देख करके आता हूँ। वो अपनी आंखें मसलते हुए भारती के कमरे में गया और चिल्लाते हुए बाहर आया था। साहब जी, बिटिया कमरे में नहीं है। उसका बच्चा भी पालने में नहीं है। मेरी बिटिया, भारती बिटिया कहाँ चली गई? बिटिया कहाँ हो तुम? वो बोल करके कमरे के बाहर इधर उधर ढूंढने का नाटक करने लगा था। कौशल का कलेजा कांप उठा था। वो दौड़ करके अंदर घुसा था। उसके पीछे ही सब घुसने लगे थे। भारती कहीं नहीं थी। ये कहाँ है भारती? तुम तो उसके साथ थे ना? विभा चीख करके बोली थी। इतनी सुबह वो कहाँ जाएगी मैडम? यहीं कहीं उठ करके टहल रही होगी। ये तुम तीनों मिल करके बच्चे वाली औरत को ढूंढो, जुगल जी बोले थे। कुछ देर तक विभा के तीनों गुंडे पूरी हॉस्पिटल में भारती को ढूंढते रहे, पर वो कहीं नहीं मिली थी। ए जुगल, मुझसे चालाकी मत कर, वरना तेरी जान ले लूंगी। मुझे जल्दी बता कि वो कहाँ छुपी है। इस बार विभा ने उसे थप्पड़ लगाते हुए पूछा था। मैडम जी, बिटिया रात में खा करके सो गई थी। मैं दरवाजे के बाहर सो गया था, पर वो अभी कहाँ है ये मुझे नहीं पता है। अपने माथे को पीटते और रोते हुए बोला था। मालती भी दीदी दीदी करके मुंह ढक करके रोती बैठ गई थी। उसे अपने पति की होशियारी कुछ कुछ समझ में आ गई थी। विभा गुस्से से उसे पैरों से मारने लगी थी। तू झूठ बोल रहा है, वो बता कहाँ है? नफरत की इंतहा से वो जल उठी थी। कौशल कभी जुगल को देखता तो कभी मालती को। उसे भारती और बच्चे की चिंता खाने लगी थी। वो रोते हुए विभा के पैरों में गिर पड़ा था। विभा, तुमने झूठ बोला कि तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए। तुमने रात में ही मेरी भारती को भी कैद कर लिया है। प्लीज विभा, मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मेरा पैर। विभा उसके हाथों से अपना पैर खींचती चिल्ला पड़ी थी। तुम लोग ये नाटक मेरे साथ मत करो। ये तुम तीनों की मिली भगत है।
मुन्ना रघु माधव, एक बार फिर से पूरे हॉस्पिटल को कोना कोना छान मारो, वो यहीं कहीं छुपी होगी, दांत पीसते हुए बोली थी। वो तीनों दंदनाते हुए हर कमरे में घुसने लगे थे। आप लोग कौन हैं और जच्चा बच्चा कहाँ है? तभी नर्स वहां आई थी, वो बच्चे की जांच करने आई थी। वो कमरे में सबको रोता देख करके परेशान हो गई थी। ये तो तुम बताओगी ना कि माँ बच्चा रात में कहाँ गायब हो गए? हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है क्या? अब जाओ और जा करके पता लगाओ कि पेशेंट कहाँ है, ना जाने कैसा हॉस्पिटल है। विभा उल्टा नर्स पर ही क्रोधित होती बोली थी। नर्स डर करके बाहर भाग गई। गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर लोगों की भीड़ बहुत थी। इसी भीड़ में विमल चाचा जी को मंदिर से लाने वाले भी अपने पोते को लेकर के वहां दवा लेने आए थे। वो कौशल को इतने लोगों के साथ देख करके उसके पीछे चले आ रहे थे। सारी जगहों पर देखने के बाद भी भारती नहीं मिली। वो अगर अस्पताल में होती तो मिलती। मैडम वो कहीं नहीं है। हमने एक एक कोना देख लिया है। डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं है, उन तीनों ने आकर के बताया था। इन तीनों को घर ले चलो, सबकी कस करके पिटाई होगी तो खुद ब खुद मुंह खोल देंगे। विभा दांत पीसते हुए जुगल को कॉलर पकड़ करके उठा करके उन तीनों के तरफ धकेल दी थी। तीनों गुंडे उन दोनों को पकड़ करके ले जाने लगे। विमल चाचा वहीं छुपे खड़े थे। कौशल के मुंह से रोते हुए भारती की गुहार लगाने की आवाज सुन करके अवाक रह गए थे। वो तेजी से वहां से पोते को ले करके डॉक्टर के पास गए थे। इधर इंस्पेक्टर साहब, इन सबको पकड़ लीजिए। ये देखिए किस बेदर्दी से इन दोनों को मारा है। इन लोगों ने इसकी पत्नी और जन्मे बच्चे को भी शायद मार डाला है। विमल चाचा पुलिस लेकर के कौशल के घर पहुंच गए थे। वो कौशल को नीचे से उठाते हुए सोफे पर बैठाने लगे थे। कौशल चोट से अर्ध बेहोशी के हालत में भारती और बच्चे को पुकार रहा था। पकड़ लो इन सबको। इंस्पेक्टर के कहने पर 5-6 सिपाही उन चारों गुंडों को पकड़ करके रस्सी से बांधने लगे थे। कौशल और जुगल के चेहरे चोट के कारण सूज गया था। विमल चाचा कोने में रोती बैठी मालती को पानी लाने को बोले थे। कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा था? गुस्से से इंस्पेक्टर चिल्लाया था। साहब, इन लोगों ने भारती बिटिया को कहाँ गायब किया है, इनसे पहले ये पूछिए। जुगल बहुत मुश्किल से बोल पाया था। वो फर्श पर गिरा हुआ था। गुंडों ने उसे भी बहुत मारा था। उसके शरीर और मुंह पर चोटों के गहरे निशान थे। मालती जुगल को पानी पिलाने लगी थी। इंस्पेक्टर, मैं सब कुछ बताती हूँ, आप पहले बैठिए। मालती, सब के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। वो इंस्पेक्टर से बोलती मालती को किचन में भेजी थी। उसकी क्रोध से भरी आंखें देख करके वो तेजी से वहीं से चली गई थी। इंस्पेक्टर, ये जो भी बोलेगी झूठ बोलेगी। इसने मेरे बच्चे और पत्नी को कहीं छिपा दिया है और अब हमें मार डालने वाली है। कौशल दर्द की अधिकता से कराहते हुए बोला था। इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ आइए। विभा एक कमरे की ओर बढ़ चली थी। इंस्पेक्टर भी पीछे चल पड़ा था। विमल चाचा उन दोनों के चोट से निकलते खून को तौलिए से साफ करने लगे थे। कौशल जुगल से बात करना चाहता था, पर वो चारों गुंडे और चाचा चाची वहीं बैठे थे। उन दोनों को कमरे में गए हुए बहुत देर हो गई। अब कौशल बेचैन होने लगा था। तभी वो दोनों आते दिखे थे। आपने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया है विमल जी। अब आप घर जाइए, मैं आगे संभाल लूंगा, इंस्पेक्टर ने विमल चाचा से कहा और एक सिपाही को इशारे से बाहर ले जाने को बोला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। अब आप भारती और बच्चे को जल्दी ढूंढ करके घर ला दीजिए। वो जाते जाते बोले थे, तुमने इनकी सारी धन दौलत अपने नाम करा ली है और अब अपने मालिक को ही मारने चला था, इसलिए तो ये लोग तुम्हें पीट रहे थे। तुमने ही इनकी पत्नी और बच्चे को भी गायब किया है। बता वो दोनों कहाँ हैं? इंस्पेक्टर गुस्से से बोलता जुगल को थप्पड़ों से मारने लगा था। तुम्हें तो धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल होगी, वो मारते हुए बोले जा रहा था। कौशल बस विभा और इंस्पेक्टर को बारी बारी देख रहा था। वो समझ गया कि विभा ने इसे पैसे दे करके खरीद लिया है। मालती और जुगल इंस्पेक्टर को चिल्ला चिल्ला करके विभा की सच्चाई बता रहे थे, पर वो जुगल को मारता ही रहा। कुछ देर बाद जुगल मार की अधिकता से बेहोश हो चुका था। ले चलो इसे थाने। और कौशल, आपका घर अब आपका है।
इनमें धोखे से आपका साइन ले करके सब कुछ अपने नाम करा लिया था ना। अब सब कुछ वापस आपका हुआ। हम लोग बहुत जल्द आपकी पत्नी और बच्चे का भी पता लगा लेंगे। कौशल के कंधे पर हाथ रख करके इंस्पेक्टर बोला था। मालती जुगल के सिपाहियों के हाथों से खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी सिसकियां सुन करके विभा के चेहरे पर कुटिलता छा गई थी। इधर इंस्पेक्टर साहब, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। इस औरत के दिए पैसों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कौशल ने तेजी से उठ करके इंस्पेक्टर का शर्ट पकड़ लिया था। सिपाहियों ने उसे डंडे से मार करके वापस सोफे पर गिरा दिया था। मैडम ने कहा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना नौकर के साथ खुद की बीबी को गायब करने के इल्जाम में पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ाता तुझे। इंस्पेक्टर ने मुक्के से उसके चेहरे पर वार करते हुए कहा था। वो लहरा करके फर्श पर गिर करके बेहोश हो चुका था। मैडम, अपना वादा याद रखना, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर हंस करके विभा को बोलता बाहर निकला था। सिपाही जुगल को घसीटते हुए ले जाने लगे थे। साहब साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ दीजिए। मैडम, आप जानती हैं ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है, आप उनको रोक लीजिए। मालती सिपाही के धकेले जाने पर विभा के पैर पकड़ करके रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी थी और वो सब ठहाके लगाने लगे थे। ये लीजिए चाचा जी, आज से ये दोनों आपके सेवक हैं, इनसे अच्छे से काम लीजिएगा। उस जुगल के बच्चे को तो पुलिस जेल में ही सड़ाएगी। आप मुझे फोन करते रहिएगा और इन दोनों को घर से बाहर नहीं जाने दीजिए। विभा नफरत से बोल करके हंसी थी। अभी तो आप लोग 10 लाख खर्च कीजिए और पैसे चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, पर ये दोनों कहीं भागने नहीं चाहिए। मुझे वो बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। मैं भी देखती हूँ वो चालाक औरत कब तक अपने पति से दूर रहती है। कौशल की तरफ उंगली उठाते हुए वो बोली थी। मालती सर पर हाथ रखे रोए जा रही थी। ठीक है मैडम, मैं सब समझ गया। आप निश्चिंत हो करके अपने घर जाइए। भारती इससे मिलने आएगी तो उसे पकड़ करके आपको खबर करूंगा। आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। चमचागिरी की सारी हदें पार करते वो दांत निपोर करके बोली थी। चाची भी हंस करके विभा को प्रणाम कर रही थी। चाचा चाची विभा को बाहर छोड़ने गए थे। मालती कौशल को सहारा दे करके कमरे में ले गई थी। साहब जी, आप दीदी की चिंता मत कीजिए। वो धीरे से उसके कान में रात की सारी बात बता दी थी। कौशल आंख बंद करके सो गया था। मालती रसोई में जा करके रोते हुए काम करने लगी थी। दोपहर होने लगी थी और भारती बस स्टॉप पर बने विश्राम कक्ष में बैठी सोच में डूबी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जुगल के दिए पते पर जाने के बारे में सोचती असमंजस में पड़ी हुई थी। मेरा बेटा, मैं कैसी माँ हूँ जो तुझे तेरे पिता से दूर लेकर के भाग आई हूँ। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर मुझे जुगल चाचा पर पूरा विश्वास है। वो तेरे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। वो बच्चे को देखती बोले जा रही थी। तभी बच्चा भूख से रोने लगा था। वो आंचल से ढक करके उसे दूध पिलाने लगी थी, पर वो चुप ही नहीं हुआ था। देखना बेटा, तुझे भूख लगी है, पर मैं तुझे दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, तुझे दूध कहाँ से मिलेगा। वो बोल करके फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसने आंसू पोंछ करके बोली थी, चल बेटा, मैं कुछ खाती हूँ, तब तेरा पेट भरेगा और फिर सोचूंगी कि क्या करना है। सड़क के दूसरी तरफ बने एक ढाबे पर खाने चली आई थी। वहाँ भीड़ से हट करके एक टेबल पर बैठ गई थी। भैया, एक प्लेट खाना दे दो, वो बोल करके हाथ धोने चली गई थी। बेटा, तुम्हारा बच्चा तो बहुत छोटा है, शायद 1-2 दिन का है। तू ऐसे बाहर क्यों चली आई हो? क्या तुझे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है? एक बुजुर्ग महिला उसके टेबल के दूसरे तरफ रखे कुर्सी पर आ बैठी थी। भारती एक नज़र उन्हें देख करके अपने कुर्सी पर बैठ गई थी। उस औरत की बात सुन करके उसकी आंखें भर आई थी। माँ जी, हमारा कोई नहीं है, ससुराल वाले घर से निकाल दिए हैं, इसलिए 2 दिन से भूखी इसे लेकर के घूम रही हूँ। वो खाने के छोटे छोटे निवाले खाती बोली थी। वो औरत चौंक गई थी। बेटी, तू इतनी सुंदर है, फिर क्यों तुझे घर से निकाल दिया? औरत भी खाते हुए पूछने लगी। बस माँ जी, उन लोगों को मोटा दहेज चाहिए था और मेरे पति ने भी अपने घर वालों का ही साथ दिया था। मैं चुपचाप चली आई, वो कहानी बनाते हुए बोली थी। तो तू अब कहाँ जाएगी? इस छोटे बच्चे के शरीर पर कपड़ा भी नहीं है।
वो तो शुक्र है कि गर्मी का समय है, वरना इसे ठंड लग जाती, बोलती वो भारती को निहारने लगी थी। जहाँ प्रभु ले जाएं, अब तो सब कुछ उन पर छोड़ दी हूँ, वो दुख से बोलती खाने लगी थी। खाना खत्म करके वो छोटे बैग से पैसे निकाल करके काउंटर पर देने चली गई थी। रुको बेटी, वो औरत भारती के पीछे आती बोली थी। भारती रुक करके उसे देखने लगी थी। मेरा नाम पद्मा है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी 2 साल पहले किसी लड़के के साथ अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, पर बेटे को ये मंजूर नहीं था। मैंने बेटी का साथ दिया तो बेटा नाराज हो गया और मुझे छोड़ करके विदेश में बस गया। फिर देखो, जिस बेटी के कारण बेटा मुझसे दूर हुआ, वो बेटी एक रात मेरे सारे कपड़े, जेवर, रुपए, पैसे सहित घर से भाग गई। उसे डर था कि उसका भाई शादी में अड़चन डालने आएगा। मैं तब से अकेली ही रहती हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगा। आप अपने गालों पर निकल आए आंसू पोंछती वो बोली थी। भारती गुमसुम सी खड़ी सोच में डूब गई थी। उसे अपने चाचा चाची ने धोखा दिया था। अब किसी अनजान पर विश्वास करना बेहद मुश्किल काम था। तुम्हें मुझ पर कोई शक हो तो कोई बात नहीं, पर बेटी, तेरा बच्चा बहुत छोटा है और अभी इसे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अगर तुम ऐसे भटकती रहोगी तो इसका पालन पोषण कैसे कर पाओगी? उसे समझाते हुए पद्मा जी बोली थी। उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान आ गई थी। तुम अच्छे से सोच लो बेटी, मैं रोज दिन के 2-3 घंटे सामने वाले मंदिर में आकर के बैठती हूँ, क्योंकि घर का सन्नाटा काटने लगता है। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो वहाँ आ जाना, फिर हम घर चलेंगे। बोलती वो अपना बैग संभालने मंदिर की तरफ बढ़ गई थी। भारती वापस बस स्टॉप पर बने विश्राम कक्ष में चली आई थी। क्या सोच रही हो भारती? अभी तू कौशल के पास नहीं जा सकती और जुगल काका के जमाई का घर बहुत दूर है। तेरे पास ये मौका है, इसे मत गंवा। जा करके पद्मा जी को बोल कि तू उनके साथ जाएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज भारती के कानों में गूंजने लगी थी। नहीं नहीं, यदि वो भी धोखेबाज निकली तो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो शरीफ है। अगर ऐसा होता तो आज मैं भटकती नहीं होती। जिस चाचा चाची को माता पिता का स्थान दे, उन्होंने पैसों के लोभ में मेरे बच्चे से पिता, मेरा पति, मेरे घर द्वार सब कुछ छीन लिया। वो रोने लगी थी। नहीं, मैं किसी अनजान औरत पर भरोसा नहीं कर सकती। तब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? क्या सोचा है तुमने? तेरा 2 दिन का बच्चा है, धूप में घर के बाहर भटक रहा है। अपना नहीं तो इसी का ख्याल कर लो। उसके अंदर से फिर आवाज उभरी थी। इस बार भारती सोच में पड़ गई थी। छोटा सा बच्चा उसकी गोद में सूती कपड़े में लिपटा था। किसी को उसके तन पर कपड़ा भी पहनाने का मौका नहीं मिला था। वो डबडबाई आंखों से अपने बच्चे को देखने लगी थी, फिर उसे सीने से लगा करके सिसकते हुए बोली थी, मेरे बच्चे, तेरे लिए मैं एक बार फिर किसी अनजान पर विश्वास करके देखूंगी। चल देखते हैं, यदि वो भी धोखेबाज निकली या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उनके पास से भाग जाएंगे। चल मेरे बच्चे। वो उठ करके मंदिर की तरफ चल पड़ी थी। कौशल के दिए सामान को जुगल ने एक झोले में थमाया था। उसे वो संभाल करके अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके वो खंबे से सर टिका करके पद्मा जी के पास आई थी। वो भारती को देख करके मुस्कुराई और बैठने का इशारा की थी। भारती बैठ गई थी। पद्मा जी ने बच्चे को उसके हाथ से अपनी गोद में ले लिया और उसे चूमते हुए पूछने लगी थी, इस प्यारे बच्चे का क्या नाम है? माँ जी, अभी ये 2 दिन का है तो इसका नाम नहीं सोची हूँ। बोल करके वो कुछ देर चुप रही, फिर कुछ तय करती हुई बोली थी, माँ जी, मेरा नाम भारती है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर उससे पहले आपको अपना सच बताना है। पद्मा जी भारती को मुस्कुरा करके देखते हुए बोली, बोलो भारती, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर भारती ने एक शब्द भी उनसे नहीं छुपाया और सारी बातें बताती चली गई थी। उस पर बीते जुल्मों को सुन करके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। भारती भी फूट फूट करके रोने लगी थी। मत रो बेटी, तुमने बहुत दुख झेला है, पर अब तेरे साथ तेरा बेटा है। अपने आंसू पोंछ लो भारती, अब तुम्हें खुद को बहुत मजबूत बनाना। तुम्हारा पति तुम्हें वहां
से अकेले भेज करके खुद कितना बेचैन होगा ये कभी सोचती हो? पर वो जानता था कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। चलो भारती, आज से तुम मेरी बेटी हो और ये मेरा नाती है। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपने नाती का नामकरण बहुत धूमधाम से करूंगी। आजा बेटी, तेरी माँ तुझे अपने घर ले जाएगी। खुशी से बच्चे को एक बार फिर चूमती पद्मा जी उठ खड़ी हुई थी। भारती भी अपने आंसू पोंछते उनके साथ अपने कदम बढ़ा दी। वो खुद को समय की धारा में बहने के लिए तैयार कर ली थी। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बतानी है। कुछ ऐसे कहानी देखने वाले हैं जिन्हें जुगल चाचा जी और नौकर जुगल के नाम सेम होने से दिक्कतें आ रही हैं। मैंने सेम नाम कुछ सोच करके ही रखा था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जुगल चाचा जी भारती के पिताजी के छोटे भाई हैं, यानी अपने छोटे चाचा जी जिन्हें उनके चारों बेटों ने घर से निकाल दिया था। वो अब भारती के घर पर रहते हैं, पर विभा के मोटे पैसों के लालच में पड़ करके उससे दगाबाजी करने लगे हैं। जबकि जुगल वो है जिसने कौशल की जान बचाई है और उसे घर ले करके आया था। भारती ने उसकी गरीबी और बेटी के मरने की कहानी सुन करके उसे अपने घर काम पर रख लिया था। अब पुलिस जुगल को पकड़ करके ले गई थी क्योंकि उसके पास कौशल के जमीन के पेपर्स हैं। कौशल ने जब अपना जमीन घर जायदाद सब कुछ चाचा जी के नाम किया था तो जुगल ही लिखा था जो भारती के चाचा जी थे। विभा ने उन्हें ही सबूत बना करके पुलिस को दिया और उसे गिरफ्तार करा दिया था। अब जुगल अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका नाम भी जुगल ही है। शायद अब आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो। कौशल अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे भारती और अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार अपने नन्हे से बच्चे का चेहरा याद करके रो पड़ता था। भारती, तुम ना जाने कहाँ हो। हमारा 2 दिन का बच्चा कैसा है, उसे तो मैंने अपनी गोद में एक बार भी नहीं लिया था। अपने नन्हे बेटे को सीने से भी नहीं लगाया था। पहले रोशन और अब तुम। मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाया। मैं कायर हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। तो मर जाओ ना। किसने कहा कि तुम जियो? चाकू लो और अपना गला काट लो। जल्दी मरो ताकि तुम्हारे बाद सारी जायदाद मेरे हिस्से आ जाए। चाचा जी विभा को छोड़ करके अंदर आए थे। उसका बिलाप सुन करके बरस पड़े थे। आपने मुझे मजबूर करके जो फायदा उठाया है ना, इसकी सजा तो आपको भगवान देगा। आप जैसे धोखेबाज को ना तो भारती पहचान पाई और ना ही मैं मरना तो चाहता हूँ, पर भारती और अपने बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना है। बेहद घृणा से बोल करके उसने मुंह फेर लिया था। चल चल, अपनी ये ड्रामेबाजी मुझे मत दिखा। अब उठ करके साफ सुथरा हो और अपनी दुकानदारी संभालो। घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। और खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की। विभा ने अपने एक आदमी को तुम्हारी निगरानी के लिए यहाँ छोड़ रखा है। तुम्हारे एक भी गलती करने पर तुम्हारे साथ उस मालती को भी जान से मार देने का आर्डर दे करके गई है। इसलिए उठो और पहले की तरह हर काम करो। चाचा जी उससे बोलने के बाद मालती को आवाज दे करके बुलाए थे। जी मालिक। वो सर नीचे किए तेजी से आई थी। वो भी बहुत दुखी थी। पति जेल में था। बहन जैसा प्यार करने वाला भारती का कोई पता नहीं था। उसे तो जुगल से बात करने का मौका भी नहीं मिला था, पर वो अपने पति को जानती थी। यदि वो वापस आए तो वो जरूर कोई उपाय करके आए थे। उसे इतना तो विश्वास था। तू घर का सारा काम शुरू कर और कुछ भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुझे पता है ना कि तेरा पति जेल में है। तेरी एक गलती पर उसे जान से मरवा दूंगा। अब जा और अच्छा खाना बना। आज हम तीनों आज जश्न मनाएंगे। कुटिल मुस्कान के साथ वो जाते हुए बोल गए थे। एक बात तुम दोनों ध्यान रखना कि घर की एक भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मालती आहत नजरों से
कौशल को देखते हुए किचन में चली गई थी। कौशल भी लंबी सांस ले करके उठ गया था। अब उसे नहा करके खुद को पहले वाली हालत में लाना था और चाचा जी के कहे अनुसार दुकान चलाना था। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। चाचा जी मुन्ना के साथ हाल में बैठ करके उन दोनों पर नजर रखने का मंसूबा तैयार करने लगे थे। ये साड़ियाँ, ये गहने जेवर अब सब मेरा है, अब इस पर किसी का हक नहीं है। चाची भारती की साड़ियाँ और गहने अपने बेड पर पसारे हुए बैठे थे। वो एक एक चीज को छूते हुए खुशी से दोहरी हो जा रही थी। उस लालची, कठोर और निष्ठुर औरत को अपनी भतीजी और उसके 2 दिन के मासूम बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। इधर भारती को लेकर के पद्मा जी अपने घर आ गई थी। अपने बैग से चाबी निकाल करके वो छोटे से फाटक को खोलने लगी थी। आजा भारती, ये घर आज से तुम्हारा मायका हुआ। तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो और मेरे नाती को पाल पोस करके बड़ा कर सकती हो, ताकि जब तुम मेरे जमाई बाबू से मिलो तो उन्हें भी सुकून मिले। वो मुस्कुराते हुए बोलती अंदर आई थी। भारती ने मन ही मन अपने भगवान को धन्यवाद किया था और बच्चे को सीने से लगाए अंदर प्रवेश कर गई थी। फूलों की बागवानी से सजा छोटा सा आंगन था, जहाँ गुलाब, गेंदा और चंपा के पेड़ एक किनारे से लगे हुए थे। पूरे आंगन में फूलों की खुशबू फैली थी। उसके बीच में बने रास्ते से वो दोनों अंदर आए थे। गेट पर लगे ताले को खोल करके पद्मा जी अंदर गई थी। तू 1 मिनट यहीं रुक, वो बोल करके अंदर चली गई थी। भारती का दिल घबराने लगा था। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। तभी पद्मा जी आरती की थाली लिए आई थी। भारती और बच्चे की आरती उतार करके वो बच्चे को काला टीका लगाते हुए बोली थी, अब कैसे नाती को किसी की नजर नहीं लगेगी, और ये तेरे लिए। अब मेरे नाती को किसी की नजर नहीं लगेगी और ये तेरे लिए। अब तेरा सुहाग भी सदा अमर रहेगा। उसके 2 दिन से खाली पड़े मांग में सिंदूर भरते हुए बोली थी। भारती ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा करके अंदर आ गई थी। ये कमरा रिया का था। अब आज से तेरा हुआ। तू मेरे नाती के साथ यहाँ रहेगी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे बदलने के लिए कपड़े लेकर के आती हूँ। वो अपनी बेटी के नाम लेते हुए बोली थी। भारती बच्चे को बेड पर लिटा करके उसका सर सहलाने लगी थी। अरे मुन्ने, आज 2 दिन बाद तुझे घर की छत नसीब हुई है। अब तो तेरा सहारा और माँ जी का आसरा रहे, यही कामना करती हूँ। अभी ना जाने तुम्हारे पापा क्या कर रहे होंगे, उनके साथ विवाह और चाचा जी ने क्या किया होगा, मालती और जुगल चाचा का क्या हुआ होगा। ये सब सोचती तो मेरा सीना दर्द से फटने लग जाता है। पर मैं तेरे लिए हर दर्द सहूंगी बच्चे। एक दिन हम दोनों तेरे पापा से जरूर मिलेंगे। कितने ही आंसू के बूंद उसके गालों पर फिसल आई थी। ये ले भारती, अपनी साड़ी बदल लो। मैं बाजार जाती हूँ और मुन्ने के लिए कुछ कपड़े लेकर के आती हूँ। तुम तब तक आराम कर लो। वो जाने लगी थी, फिर लौट करके भारती के पास आई और उसके सोच में डूबे चेहरे को हाथों से पकड़ करके उठाते हुए बोली थी, मेरा नाम पद्मा है, पर तुम मुझे माँ कहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटी। और हाँ, तू अपनी सारी आशंकाओं को दूर कर दे। मैं तेरे चाचा चाची की तरह तुझसे कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं जोड़ रही हूँ। मैं एक बूढ़ी माँ जो अपने दोनों बच्चों को खो चुकी हैं, उसका प्रेम है। आज तेरे और मुन्ने के रूप में मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस मिल गए हैं। मैं बेहद खुश हूँ। अब तू भी आराम कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसका माथा सहलाती और रुधे स्वर में बोली और बाहर निकल गई थी। भारती कुछ देर गुमसुम बैठी रही। उसे पद्मा जी की आंखों में सच्चाई की तस्वीर दिख रही थी, पर अपनों से धोखा खा चुकी वो कुछ घबराई सी थी। बच्चे को दूध पिला करके वो नहाने चली गई थी। पद्मा जी बाजार से नहीं आई थी तो वो सारे घर को साफ करने में लग गई थी। 3 कमरों का बना घर था जो लोगों की कमी और अकेलेपन का दंश झेलता कबाड़ घर की तरह हो गया था। भारती ने सारे कमरों को झाड़ करके साफ किया था और सारे घर में पोंछा मार करके चमका दिया था। कपड़े, अलमारी और रसोई के बर्तनों की सफाई करके वो लाउंज में आ बैठी थी।
ये लो भारती। ये पद्मा जी घर के अंदर घुसते ही बोलने लगी थी, पर अपना चमकता घर देख करके ठिठक गई थी। ये सारी सफाई तुमने की, अकेले करने की क्या जरूरत थी भारती? मैं आ ही रही थी, हम मिल करके कर लेते, तुम अकेली इतना काम। माँ अब ये मेरा घर है ना, तो आपको अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी सारा काम करना जानती है, आप बस अपने नाती और खुद का ख्याल रखिए, मैं सब अकेली ही कर लूंगी। भारती उन्हें चुप कराती बोली थी। उन्हें कंधों से पकड़ करके वो सोफे पर बैठा दी थी। पद्मा जी अपने लिए माँ शब्द सुन करके नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी थी। चल हट, तुझसे मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं अपने नाती को कपड़े पहनाऊंगी, तुम ये सब लेकर के जाओ। वो उसे दुलार से झिड़कती उठ गई थी। भारती सारा सामान समेट करके पीछे चल पड़ी थी। इधर हेलो, हाँ बोलो इंस्पेक्टर, कुछ बताया उस बूढ़े ने? विभा फोन उठाती बोली थी। उधर से इंस्पेक्टर ने जाने क्या कहा, उसका चेहरा क्रोध से तपने लगा था। उस बूढ़े को खूब मारो और सारी सच्चाई पता करो। अभी उसने जितना बताया है उस आधार पर बस स्टाफ जा करके पता लगाओ। भारती जरूर उस बूढ़े के किसी रिश्तेदार के घर पर होगी। मैं कल आती हूँ। फोन रख करके वो टेबल पर जोर से मुक्का मार बैठी थी। क्या हुआ विभा, ये आवाज कैसी थी? सुबोध रोशन को गोद में उठाए दौड़ता आया था। इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो बता रहा था कि उस रात जुगल और मालती भारती के साथ कहीं भागने वाले थे। वो भारती को बस में बैठा करके खाना खरीदने आया था, पर चाचा जी को देख लेने पर उसे लौटना पड़ा था। वो दांत पीसते हुए बोली थी, सुबोध ये जुगल बहुत होशियार है, इसने जरूर उस भारती को अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया होगा। मैंने इंस्पेक्टर से कहा है कि उसे खूब मारो, तब शायद वो पूरा सच बोल दे। छोड़ो ना यार, राज हमारे पास है ना, अब उन्हें अकेला छोड़ दो। मैंने कितना समझाया था कि कौशल के दूसरे बच्चे पर नजर मत रखना, पर तुम मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो। बेचारी भारती न जाने कहाँ भूखी प्यासी भटक रही होगी। सुबोध थोड़ी सहानुभूति से बोलता उसके करीब आया था। वाह रे मेरे हीरो, तुम्हें आज बड़ी दया आ रही है। उस कौशल ने जब मुझे बांझ कहा था तब तुमने उसे क्यों नहीं मार डाला था? वो गुस्से से बिफरती उसे दूर धकेल दी थी। मैं तो खुद ही उसे मार डालती, पर तुम्हारे मुंह से भारती के फिर से माँ बनने की बात सुन करके मैंने अपना फैसला बदल लिया। मुझे बांझ कहने वाला इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उसे तड़प तड़प करके मरते देखने का आनंद ही कुछ और होता। इसलिए मैंने उसके दूसरे बच्चे को भी छीन लेने का मन बना लिया। अपने दोनों बच्चों से दूर हो करके वो दोनों खुद ही तड़प करके मर जाते, पर इस जुगल के कारण ये नहीं हो पाया। बेहद नफरत से बोलती वो सुबोध को घूरने लगी थी। वैसे तुम्हें उन दोनों पर तरस क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारे मन में भारती को फिर से पाने की इच्छा जागने लगी है? नहीं विभा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे अब थोड़ा बुरा लग रहा है। आखिर वो कभी मेरा प्यारा दोस्त था। कुटिलता से हंस करके सुबोध रोशन को गोद में उठा करके बेड पर लिटा दिया था। आजा बेटा, हम दोनों खेलते हैं। अपनी ये बकवास अपने तक सीमित रखो। मैं उस भारती से वो बच्चा भी छीन कर रहूंगी। चलो राज, हम घूमने पार्क चलेंगे। तू अपनी मम्मा के साथ घूमने जाएगा ना? वो प्यार से उसकी तरफ बाह फैला करके बुलाने लगी थी। डैडी मुझे मम्मा के पास जाना है, खुशी से बोलता रोशन बेड से उतर करके विभा की गोद में चढ़ गया था। साल भर से ज्यादा समय बीत चुका था। अब वो अपने माँ पापा को पूरी तरह भूल गया था। रोशन राज बन करके अपने मम्मा डैडी के साथ नई दुनिया में खुश था। विभा गुरूर भरी आवाज से नौकर से गाड़ी निकालने को कह करके तैयार होने चली गई। भारती, तुम जल्दी से मिल जाओ, मैं तुम्हें एक बार फिर से अपनी बाहों में कैद करना चाहता हूँ। तुमसे न जाने कौन सी बात है जो मुझे तुम्हारे तरफ बार बार खींचती है। वो बेशर्मों की तरह भारती को सोचता खुद से बात करने लगा था। इधर दूसरे दिन विभा थाने में बैठी थी। इंस्पेक्टर उसे सारी बात बता रहा था। मैंने उस बस का पता लगवाया मैडम, वो यहाँ से चल करके शहर तक गई थी और वहाँ बहुत सवारी उतरी थी। कंडक्टर ने बताया कि बस में एक घूंघट वाली औरत थी, पर वो दूसरे शहर जाते जाते गायब हो गई थी। वो कहाँ उतरी उसे इसका सही अंदाजा नहीं है। मैंने अपने सिपाहियों को लगा रखा है, वो
जहां मिलेगी आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, पर उस बूढ़े को टॉर्चर करते रहो। मुझे लगता है वो जरूर कोई बात छुपा रहा है। ये लो तुम्हारे काम का इनाम। तुम्हें आगे भी मुंह मांगा दाम मिलता रहेगा। तुम बस उस भारती का पता लगाओ। नोटों की गड्डी इंस्पेक्टर की तरफ उछालते हुए वो उठ खड़ी हुई, जिसे उसने मुस्कुरा करके लपक लिया था। विभा थाने से कौशल के घर आई। चाचा जी उसे देख करके दांत निपोड़ते हुए स्वागत करने में लगे थे। चाची ने तो उसके आगे मिठाइयों की ढेर लगा दी थी। पैसे के लोभ में अंधी वो जो ना करती। जा कौशल को बुला करके ला। विभा एक तरफ खड़ी मालती को बोले थे, तो तुम्हारे दिन मजे से बीत रहे हैं ना कौशल? सुना है तू रातों को रोता रहता है और मुन्ना को चैन से सोने नहीं देता है। कौशल के आते ही वो हंसते हुए बोले थे, तुम्हें पता नहीं है, पर मुझे ना तुम दोनों को एक साथ अपने दूसरे बच्चे के लिए भी तड़प तड़प करके रोते देखना है। मेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी ही पूरी होगी कौशल। अपने आंसू बचा करके रखो। मुझे बांझ कहा था ना? फिर वो दांत पीसते हुए गुस्से से गरजे थे, तुझे तो ये भी नहीं पता है कि अब तेरा बड़ा बेटा तुम लोगों को बिल्कुल भूल चुका है। उसके लिए मैं मम्मा हूँ और सुबोध डैडी हैं। उसे सामने लाने पर भी वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। तुम्हारा दिल तो पत्थर का है विभा, पर कुछ तो भगवान से डरो। वो जब तुम्हारे किए की सजा देगा ना, तो तुम तड़पती रह जाओगे। तुम्हारे कारण जो मैंने अपना सब कुछ खोया है, एक दिन सब मेरे पास आ जाएगा और तुम हाथ पर हाथ धरे देखती रह जाओगी। मेरा वक्त बुरा जरूर है, पर रुका नहीं है। वो भी चल रहा है, सब हिसाब होगा। वो बोल करके वापस दुकान पर चला गया था। हाँ, मुझे सुनाता है। इसे तो मैं छोड़ो ना बेटी, अभी वो पत्नी के दुख में पागल हो रहा है, इसलिए तुमसे ऐसे बात कर रहा है। तुम ये मिठाई खाओ ना। चाची मस्का लगाते हुए प्लेट उठा करके उसके आगे की थी। नहीं चाहिए मुझे। वो एक झटके से प्लेट को हाथों से मार करके फेंक दी थी। मुझे इसकी आंखों से आंसू बहते देखना है, इसे तड़प तड़प करके मेरे आगे गिड़गिड़ाते देखना है। मुन्ना, तुम भी इसकी पत्नी की खोज किया करो। वो जब तक नहीं मिलेगी, इसकी अकड़ समाप्त नहीं होने वाली। चाची डर करके किनारे हो गई थी। चाचा जी भी खड़े हो गए थे। विभा गुस्से से उनके तरफ रुपयों की गड्डी उछाल करके बाहर निकल गई थी। चाची ने उनके हाथ से रुपया ले लिया था। उसे बाहर तक छोड़ आइए, वरना वो और गुस्सा हो जाएगी। वो घबराते हुए बोले थे, हाँ हाँ जाता हूँ, तुम ये संभाल करके रखो। जुगल जी बोलते हुए निकल गए थे। इधर पद्मा ने बच्चे के नामकरण संस्कार पर अपने आसपास के सभी पड़ोसियों को भोजन पर आमंत्रित किया था। आज भारती लाल साड़ी और श्रृंगार से सजी बहुत सुंदर लग रही थी। पूजा के समय भारती को अपने सास ससुर और कौशल की बेहद याद आ रही थी। उसने नम आंखों से पूजा की और सारी विधियां की। उसने नम आंखों से पूजा की सारी विधियां की थी। पद्मा जी ने बड़े प्यार से बच्चे का नाम सोहम रखा। उन्होंने अपने सारे पड़ोसियों को भारती को अपनी दूर की मरी ननद की बेटी बताया था। सब पद्मा जी को उनके अकेलेपन से निकलने की बधाई दे करके बच्चे को आशीर्वाद देते हुए चले गए थे। इस तरह भारती की जिंदगी में कुछ समय के लिए स्थिरता आ गई थी। वो अपने बच्चे और पद्मा जी का बेहद ख्याल रखती थी। रातों को उसे कौशल की याद आती थी तो वो खूब रोते थे, पर सोहम की प्यारी मुस्कान से अपने सारे आंसू पोंछ लिया करते थे। पद्मा जी भी बहुत खुश रहने लगे थे और सारा दिन बच्चे के साथ खेलते रहते थे। अब तो वो रोजाना मंदिर में 2-3 घंटे बिताना भी छोड़ चुकी थी। पति से मिलने वाली पेंशन से उन लोगों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब सोहम को पा करके वो अपने बेटा बेटी के गम भी भूलने लगी थी। एक दिन पद्मा जी सोहम को सुला करके बैठी थी, तभी भारती उनके पास आकर के बैठ गई। माँ, मैं सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ, सोच रही हूँ कोई काम पकड़ लूँ। अब तो सोहम पर भी खर्च बढ़ने लगा है, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उनके गौर से देखने पर सर झुका करके बोली थी, भारती, मैं नहीं चाहती हूँ तू काम करे, पर ये तो सच है कि पेंशन की रकम से 3 लोगों का खर्चा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। फिर वो सोचती बोली थी, ठीक है, मैं अपने पड़ोसियों से कह दूंगी कि उनके पास कोई काम हो तुम्हारे लायक तो मुझे बता दें। और सुन बेटी,
तुम मुझसे नजरें नीची करके बात मत किया करो। तेरे दिल में जो भी आए हंस करके बोला करो। इतने दिन हो गए हैं, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हुआ? उनके उदास चेहरे को देख करके भारती को बुरा लगा। वो उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ करके गाल पर रखती हुई बोली, माँ ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा आपको मेरे काम करने की बात सुन करके कहीं दुख ना हो, बस इसलिए। मुझे तेरी किसी बात से दुख नहीं होता भारती, मैं तो तुम्हारे आने से बेहद खुश हूँ। गलती हो गई माँ, अब आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। वो हंस करके बोली, चल चल अब मुझे मस्का मत लगा। अभी मुन्ना सोया है तो मैं मंदिर हो आती हूँ और तेरे लिए काम की बात भी कर लूंगी। तुम घर बंद कर लो और कुछ देर सो जाओ, वरना ये बदमाश जग गया तो तुझे परेशान ही करेगा। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई थी। इधर 2 महीने और बीत गए थे। भारती से पढ़ने के लिए आस पड़ोस के कुछ बच्चे आने लगे थे। अब वो घर के बाहर बने बरामदे में ही उन सबको पढ़ाने लगी थी। उसका पूरा ध्यान बंटने लगा था। 2 महीने में उसके पास 25 बच्चे पढ़ने आ गए थे। उसके प्यार से पढ़ाने के तरीके से बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते थे। पद्मा जी के पड़ोसी अपने मित्रों से भी उनके बच्चों को पढ़ाने को बोले थे, जिससे भारती के पास बच्चे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी थी। इधर पुलिस की मार से टूट करके जुगल सारी बात बता चुका था। पुलिस उसके जमाई के घर जाकर के पूछताछ कर चुकी थी, पर कुछ पता नहीं चला। विभा गुस्से से बल खाती बार बार कौशल को धमकाती रहती थी। वो इंस्पेक्टर को मोटा पैसा दे करके भारती की तलाश में जुटा चुकी थी। पुलिस शहर और गांवों में उसे ढूंढने लगी थी। चाचा जी और चाची के द्वारा हर दिन कौशल प्रताड़ित हो करके घुट घुट करके जी रहा था। भारती के गायब होने की रात जुगल और भारती के बीच हुई सारी बातचीत चाचा जी ने उसे हंस हंस करके बताया था। भारती के गुम हो जाने की खबर जान करके वो बहुत व्यथित हो चुका था। उसका जी करता था कि रातों को कहीं भाग जाए और अपनी पत्नी बच्चे को ढूंढे, पर मुन्ना उसके साथ उसके कमरे में सोता था। वो रातों को जाग जाग करके भागने का तरीका सोचता था, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब दुकान का सामान खत्म होता तो मुन्ना उसके साथ शहर जाता और सामान खरीद करके लाता था। मालती भी अपने पति के लिए दुखी थी, पर उससे मिल पाना या देख पाना भी उसके लिए मुश्किल था। चाचा जी कभी भी उसे जुगल से मिलने जाने नहीं देते थे। वो अपने पति की सलामती की प्रार्थना करती, साथ ही भारती और उसके बच्चे का कुशल रखने की प्रार्थना भी करती। समय बीतता चला जा रहा था। इन बीते समय में भारती ने कुछ पैसे जोड़ करके रखने शुरू कर दिए थे। अब सोहम घुटनों के बल चलने लगा था और तोतली बोली बोलने लगा था। उसने अपना सबसे पहला शब्द पापा ही बोला था। उसके मुंह से पापा सुन करके भारती की आंखें भीग गई थी। वो अब अपने लिए नौकरियों में आवेदन देने लगी थी। कई जगह जा करके देख ली थी, पर बात नहीं बन पाई थी। एक दिन अचानक ही पद्मा का बेटा मनोज घर आ गया था। वो अपनी माँ को अकेला तो छोड़ गया, पर उनसे ज्यादा समय दूर नहीं रह पाया था। वो अब घर आया तो पद्मा मंदिर गई थी और भारती बच्चों को पढ़ा रही थी। आप कौन हैं? वो भारती को देख करके चौंकता बोला था। मनोज अंकल आ गए। मनोज अंकल आ गए। अंकल अंकल, ये भारती मैम हैं, हम लोगों को पढ़ाती हैं और आपके घर में ही रहती हैं। एक बच्चा उठ करके उसके पैर छूता हुआ बोला था। मनोज, तुमने तो बताया था कि तुम्हारी बहन भाग गई, पर ये तो शायद तुम्हारी बहन नहीं है। फिर ये लड़की कौन है? उसके साथ खड़ी एक फैशनेबल लड़की अपने बालों को हाथ से संवारते हुए बोली थी। जी, आपकी माँ ने मुझे अपने घर में रखा है। वो अभी मंदिर गई हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। भारती अंदर से बोलती बच्चों को छुट्टी दे करके किचन में चली गई थी। तुम्हारी माँ भी ना कितनी भोली हैं, ना जाने किसको घर पर रख ली हैं। वो लड़की बड़बड़ाते हुए लाउंज में सोफे पर बैठ गई थी। मनोज पूरे घर में घूमने लगा था। भारती के कमरे में सोया सोहम उठ करके रोने लगा था। अरे अरे, मेरा बच्चा उड़ गया तू। भारती दौड़ती आई थी, उसे गोद में लेकर के पुचकारने लगी थी। ये आपका बच्चा है? आपके पति कहाँ हैं? मनोज दरवाजे पर खड़ा उससे पूछ रहा था। ये अभी वनवास झेल रहे हैं, पर तू कब आया? तुझे मेरी याद अचानक कैसे आ गई? पद्मा जी अंदर आते बोली और सोहम को भारती की गोद से ले ली थी।
माँ ऐसा मत बोलो, मैं गुस्से में था, पर हर रोज तुम्हें याद करता था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका तो मैं वापस आ गया। माँ मुझे माफ कर दो। वो उनके पैर पकड़ता मिन्नतें करने लगा था। भारती उठ करके वापस किचन में चली गई। वो दोनों लाउंज में आ करके बैठ गए। पद्मा जी ने उसे फैशन से लिपी पुती लड़की की ओर देखा और मनोज की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी थी। माँ ये है नैन्सी, मेरी फ्रेंड। इसका घर इसी शहर में है। ये मुझे कोलकाता से मिली थी। वहाँ ये पढ़ाई कर रही थी। इसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे साथ ही वापस आ गई। मनोज बताते हुए सोहम को अपनी गोद में ले चुका था। नैन्सी ने हाथ जोड़ करके नमस्ते कहा था। भारती चाय लेकर के आई थी। मनोज ने सोहम को माँ की गोद में डाल करके चाय उठा लिया था। नो नो, मैं चाय नहीं पीती, और वो भी शुगर तो बिल्कुल भी नहीं। यदि ब्लैक कॉफी ला पाओ तो वही बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो नहीं है बेटी, तुम पानी ही पी लो। पद्मा नाराज सी बोली थी। वो अपना मुंह चमकाते हुए मोबाइल में खो गई थी। भारती सोहम को लेकर के दूध पिलाने चली गई और मनोज माँ के साथ बातों में लग गया था। वाह माँ, खाना खा करके मजा आ गया। ऐसा स्वाद वहाँ के खाना में नहीं मिलता था। आपने बहुत टेस्टी खाना खिलाया। मनोज खुश दिली से बोला था। वो मुस्कुरा दी थी। नैन्सी चुपचाप खाए जा रही थी। चलो मनोज, अब मुझे घर छोड़ो। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। मेरे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नैन्सी खाने के बाद चलने को तैयार थी। अच्छा माँ, मैं इसे छोड़ करके आता हूँ। तुमको बाजार से कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊँगा। ये तो अब मुझे कुछ करने नहीं देती। तू इसी से पूछ ले, घर के लिए क्या चाहिए। वो भारती की तरफ इशारा करते बोली थी। कुछ सब्जियां और फल लेते आइएगा, बाकी मैं देख करके लिस्ट बना लेती हूँ। भारती फैलाव को समेटने लगी थी। मनोज और नैन्सी चले गए थे। भारती किचन में आकर के सामानों की सूची बनाने लगी। बाजार से सामान लाने से लेकर के हर काम वो संभाल चुकी थी। उसकी आसपास के लोगों से अच्छी खासी पहचान हो चुकी थी, जिससे वो उनके साथ ही सारा सामान खरीद लाती थी। पर अब शायद दिन बदलने वाले थे। भारती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, मुन्ना तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे दूध पिलाओ। पद्मा जी खींच करके उसे कमरे में ला करके बिस्तर पर बैठा दी। भारती हंस दी थी। सोहम उसके गोद में चढ़ गया था। पद्मा जी वहीं लेट गई थी। भारती, तुम्हें मनोज के आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा बेटा बहुत समझदार है। तुझे क्या लगता है, क्या वो नैन्सी को पसंद करता है? पर वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुमने देखा कैसे हर बात पर मुंह चमका रही थी। माँ, वो बड़े शहर में पढ़ी लड़की है, ऐसा तो करेगी ही। आप ज्यादा मत सोचिए। मनोज मुझे अच्छे लगे हैं। उनमें आपके विचारों की छाप है। अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। वो खुश हो करके बोली थी। मनोज के आने से पद्मा के घर में रौनक आ गई थी। वो नयंसी के पापा के फार्म में काम पकड़ चुका था। उसके मेहनत और ईमानदारी को देख करके रजत राय ने उसे अपनी कंपनी का हेडमास्टर बना दिया था। अब वो 10 बजे सुबह का गया, 5 बजे शाम को घर आता था। सोहम को वो अपनी गोद में उठाते खूब घुमाता, जिससे वो उसे देखते ही उछलने लगता था। मनोज भारती को सारी कहानी अपनी माँ के मुंह से सुन करके दंग रह गया था। वो भारती के हौसले पर अचंभित था। उसके दिल में भारती के प्रति बेहद सम्मान भर चुका था। नैन्सी कभी कभी मनोज के घर आती थी, पर उसे ना सोहम पसंद था और ना ही भारती। वो आती, कुछ देर बैठती और चली जाती। सोहम की बोली सुन करके वो चिढ़ जाती थी। मनोज अपनी तरफ से कौशल का पता लगा रहा था और भारती को उससे मिलाने की कोशिश में था। उस दिन भारती की एसएससी की परीक्षा थी। वो पद्मा जी से आशीर्वाद लेकर के घर से निकल रही थी, तभी मनोज गाड़ी लिए आ गया था। आइए भारती, मैं आपको ले चलूंगा। रजत राय ने उसे सारी सुविधा दे रखी थी। वो तो उसे उस घर से बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने पर जोर दे रहा था, पर वो माँ और भारती को अकेले छोड़ करके नहीं जा सकता था और वो दोनों वहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे।
नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। पर मनोज नहीं माना और पद्मा जी भी बार बार जोर देने लगी तो भारती सोहम को उनके गोद में थमा करके कार में बैठ गई थी। आप परीक्षा दे करके यहाँ खड़ी रहना, मैं लेने आ जाऊंगा। उस सेंटर के गेट पर उसे उतारते हुए चला गया था। भारती घबरा गई थी। ये वही शहर था जहां वो कौशल के साथ रहती थी। वो जल्दी से अंदर चली गई थी। उस दिन कौशल सामान लेने शहर आया था। वो बड़े बाजार में सामानों की सूची दुकानदार को थमा करके बैठ गया था। दोपहर ढलने लगी तो मुन्ना को भूख लग गई थी। कौशल को तो अपनी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो सामानों की नाप देख रहा था। ए सुन, यहीं रहना, मैं होटल से नाश्ता करके आता हूँ, मुन्ना बोलता चला गया। कौशल उदास सा भारती को सोचने लगा था। उसका दिमाग उसे बार बार वहां से भाग जाने को कह रहा था। वो बेचैन होकर के इधर उधर घूमने लगा। मुन्ना कहाँ है, नजर नहीं आ रहा था। इधर भारती, आपको यहाँ का फेमस बड़ा बाजार ले चलता हूँ, वहां से सोहम के लिए कुछ सामान मिल जाएगा। उसका बर्थडे आने वाला है ना, इसी बहाने आप खुद और माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लीजिएगा। परीक्षा दे करके वापसी के समय मनोज ने गाड़ी घुमाते हुए कहा था। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग अपने शहर में ही सामान खरीद लेंगे। मनोज, यहाँ से जल्दी चलिए, वो डर से कांपती बोली थी। मैं आपके साथ हूँ भारती, आप क्यों घबरा रही हैं? अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं। वो गाड़ी घुमाने लगा था, तभी भारती की नज़र सामने किराने की दुकान पर गई थी। मनोज, गाड़ी रोकिए, वो तेजी से बोल करके गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मनोज हैरानी से उसकी तरफ आ करके गेट खोलने लगा था। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने पल्लू से चेहरे पर घूंघट निकालते सामने दौड़ पड़ी थी। मनोज के होश उड़ गए थे। वो बहुत घबरा गया था। वो गाड़ी लॉक करने लग गया था। अरे अरे, कौन है? मेरा हाथ छोड़ो। कौशल उस घूंघट वाली की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला था। वो औरत उसे खींचते हुए दुकान के पीछे बने छोटे कमरे में ले गई। कौशल को गुस्सा आने लगा था। मैं कहता हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, कौन हो तुम? झटके से अपना हाथ खींच करके कौशल चिल्ला उठा था। मैं हूँ कौशल जी, आपकी भारती। वो अपने चेहरे से घूंघट हटा करके रोते हुए उसके सीने से आ लगी थी। कौशल पागलों की तरह बेताब हो करके उसे अपनी बाहों में कस करके जकड़ चुका था। भारती के चेहरे को बार बार चूमते हुए वो रोने लगा था। उन दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी। भारती, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। हमारा बच्चा कहाँ है भारती? उसे अपने बच्चे की याद आई तो वो तड़प करके बोला था। कौशल जी, हमारा बच्चा ठीक है। आप यहाँ कैसे आए हैं? आपके साथ कोई और भी है क्या? भारती डर करके बोली थी। अब कौशल को भी मुन्ना का ध्यान आया था। भारती, आप कहाँ हैं? तभी मनोज की आवाज वहां गूंजी थी। वो भारती को पूरा ढूंढ करके परेशान हो गया था। भारती तेजी से बाहर निकली थी। मनोज, मनोज, इधर आइए। आप यहाँ क्या कर रही हैं भारती? मनोज, ये मेरे पति हैं, आप इन्हें अपने घर का पता बता दीजिए और जल्दी यहाँ से चलिए। वो घबराती हुई बोली थी। कौशल जी, इनकी माँ ने मुझे आसरा दिया है और मैं इनके घर में रहती हूँ। आप सबकी नज़र से छुप करके मुझसे मिलने आइए। मैं और मुन्ना आपका इंतजार करेंगे। हम इन्हें अपने साथ ले चलते हैं ना? नहीं मनोज, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आपकी माँ ने भारती को आसरा दे करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी मुझे मालती और जुगल की जान भी बचानी है। आप लोग जाइए, मैं अपने बेटे से मिलने जरूर आऊंगा। कौशल ने उसकी बात काटते हुए बेबसी से कहा था। मनोज चुप हो गया था। उसने अपने घर का पता बताया था और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था, जिसे उसने पैंट के अंदर पॉकेट में छुपा लिया था। आप दोनों बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। अब आपके और भारती के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मनोज ने मुस्कुराते हुए कौशल को कंधा थपथपाया था। उसी समय मुन्ना के चिल्लाने की आवाज आई थी। उसके साथ दुकानदार और उसके नौकर भी कौशल को ढूंढने लगे थे। अब आप बाहर जाइए, आपने घर का पता याद कर लिया ना? मैं आपकी राह देखूंगी, जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आंसू भरी नजरों से वो कौशल के पैरों को छूती घूंघट डाल करके मनोज के साथ दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गई थी। कौशल वहीं फर्श पर लेट करके आंख बंद कर चुका था।
मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।